नमस्कार दोस्तों, अग्निहोत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बिना समय गंवाए हम आज के विषय के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है हमारा शब्द विचार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा को जानने समझने से पहले हमें उस भाषा के व्याकरण को समझना होता है। और हिंदी व्याकरण में शब्द विचार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कहीं कहीं इन्हें शब्द विचार दिया गया है, कहीं कहीं इन्हें शब्द व्यवस्था लिखा होता है। भाषा में अर्थ या विचार का विशेष महत्व होता है। हिंदी व्याकरण में शब्द विचार का अर्थ है शब्दों का विश्लेषण। तो शब्दों का विश्लेषण करना और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना। शब्दों का विश्लेषण शब्दों की उत्पत्ति, बनावट, प्रकार और प्रयोग के आधार पर किया जाता है। तो बात करते हैं हम कि शब्द किसे कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण भाषा का मूल आधार है। विचारों को व्यक्त करने में ये शब्द सहायक होते हैं। यानी कि जो निश्चित अर्थ को प्रकट करें, जो वर्ण समूह निश्चित अर्थ को प्रकट करें, वही शब्द कहलाते हैं। जिसके पास जितने अधिक शब्दों का भंडार होता है वह उतना ही अधिक अच्छा बोल सकता है और लिख सकता है। वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो वह समूह शब्द कहलाता है। तो शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों या अक्षरों के स्वतंत्र समूह से। और शब्दों की रचना जो होती है वो होती है ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है। एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्ण लगते हैं किसी शब्द को बनाने के लिए। और शब्द जो है वो सार्थक होना चाहिए, मतलब उसका एक सही अर्थ होना चाहिए। ठीक है। जैसे पुस्तक, लड़का, पेन, बिजली आदि, ये सभी क्या हैं? एक सार्थक अर्थ हैं, सार्थक शब्द हैं, सार्थक ध्वनि है। ठीक है। अगर हम लड़का को ऐसे डलका पढ़ें तो ये कोई अर्थ या शब्द नहीं बनता है। या फिर हम बिजली को ऐसे जिलेबी पढ़ें, जलेबी, तो भी ये कोई शाब्दिक या सार्थक अर्थ नहीं बनता है। आगे हम बात करते हैं शब्द की विशेषताओं के बारे में। तो शब्द जो है वो एक से अधिक वर्णों से बनता है। हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है। जैसे कि ऊपर बताया मैंने कि जैसे पुस्तक, लड़का, पेन, इसका कुछ न कुछ अर्थ है। वर्णों के मेल से बनी निरर्थक रचना को शब्द नहीं कहा जा सकता। शब्द जो है वो वर्णों के मेल से बनता है, पर अगर वर्णों को हम आगे पीछे लिखें, एक ऐसी रचना करें जिसका कोई अर्थ ना हो, उसको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। भाषा में अनेक प्रकार के शब्दों का भंडार होता है। शब्दों की क्षमता से आप अपने मन के हर भाव को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास शब्द की विशेषताएं। ओके। आगे हम बात करते हैं शब्दों के वर्गीकरण के बारे में। तो हिंदी भाषा विशाल सागर के समान है जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द रूपी नदियाँ आकर मिलती हैं और इसे और भी समृद्ध बनाती रहती हैं। तो हिंदी भाषा क्या है? कहा जाता है कि ये विशाल सागर है और इसमें बहुत सारी भाषाएं जो आकर मिलती हैं और ये इसको और भी क्या बनाती हैं? समृद्ध बनाती हैं। भाषा कुछ शब्द स्वयं बनाती है तो कुछ शब्द अन्य भाषाओं से ग्रहण करती है। प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ ज़रूर होता है। इस प्रकार शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। जैसे कि पहला है हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है व्याकरणिक व्यवहार या प्रयोग के आधार पर। कहीं कहीं इसको 3 ही प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है।
अगर मूल रूप से हम बात करें शब्दों का वर्गीकरण तो वो 3 रूप से ही बताया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों के स्रोत अथवा उत्पत्ति का माध्यम अनेक भाषाएं रही हैं, जैसे संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, अपभ्रंश, शौरसेनी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि। और इस प्रकार शब्दों के जो हैं वो 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब तक मुग़लों का शासक था हमारे देश पर, तो उस टाइम जो अरबी और फारसी भाषा थी, फिर अंग्रेज़ों ने शासन किया तो उस टाइम अंग्रेजी भाषा आई। संस्कृत हमारी अपनी भाषा है, फिर पाली भाषा, अपभ्रंश भाषा और शौरसेनी भाषा के बाद हमारी जो हिंदी भाषा आई। तो जैसा कि आपको बताया कि स्रोत के आधार पर जो हैं वो हमारे भेद इस प्रकार है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्द की। तत्सम मतलब तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके यानी कि संस्कृत के, और सम का अर्थ होता है समान, यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ही बिना किसी परिवर्तन के हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत ही संस्कृत भाषा है। भारत की अन्य भाषाओं की तरह हिंदी शब्दावली में भी अधिकांश शब्द संस्कृत से यथावत आ गए हैं, मतलब ज्यों के त्यों ही आ गए हैं बिना किसी परिवर्तन के। जैसे कि उदाहरण लेते हैं हम: दुग्ध, अग्नि, गृह, कृषक, नृत्य, रात्रि, कवि आदि। ये जो हैं वो तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। मतलब ये संस्कृत में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं और हिंदी में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं। आगे बात करते हैं तद्भव शब्द। तद प्लस भव यानी कि संस्कृत से पैदा हुए। संस्कृत भाषा के वह शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं। ये सभी शब्द संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं, जैसे दुग्ध से दूध, अग्नि से आग, पत्र से पत्ता, सर्प से सांप, कृषक से किसान, नृत्य से नाच, गृह से घर। तो ये कैसे शब्द हैं जो कि परिवर्तन रूप के साथ जो हैं हिंदी में प्रचलित हुए हैं। ये संस्कृत के ही ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी में परिवर्तन के साथ जो है वो प्रचलन हुआ है। इन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। आगे है देशज शब्द। देश प्लस ज यानी कि देश में जन्मा। जो शब्द देश में भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। और हिंदी शब्दावली में लोक भाषाओं से आए कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका स्रोत का ठीक से पता नहीं चलता, उन्हें हम देशज कहते हैं। जैसे कि झोला, झाड़ू, लोटा, खुसर फुसर, पाँव पाँव, पगड़ी, थैली, गड़बड़, भिंडी, रोड़ा, डिबिया, चस्का, झटपट, ठसक। ये सारे क्या हैं हमारे जो हैं वो देशज शब्द हैं। फिर हम बात करते हैं विदेशी शब्द के बारे में। विदेशी शब्द जो हैं इन्हें आगत भी कहते हैं। ये शब्द जो हैं वो विदेशियों के संपर्क से हिंदी में आए हैं और प्रचलन के कारण प्रयोग में आने लगे हैं। इन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे कि अंग्रेजी शब्द हो गए, अरबी शब्द, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी, फ्रांसीसी शब्द और यूनानी शब्द। बात करते हैं हम अंग्रेजी शब्द के बारे में। तो अंग्रेजी से आए हैं हमारे पास स्कूल, ट्रेन, रेडियो, कार, मशीन, आइसक्रीम,
ड्राइवर, पार्सल, कॉलेज, कमीशन, बैंक, लॉटरी, सिनेमा आदि। अब बात करते हैं हम अरबी शब्द के बारे में कि अरबी भाषा से कौन कौन से शब्द जो हैं वो हमने लिए हुए हैं अपनी भाषा में। जैसे कि होगी आदत, औजार, कत्ल, कानून, औकात, अखबार, आईना, तारीख, फ़ायदा, मुहावरा, जुर्माना, वकील, हिसाब, कुर्सी, जुलूस, तूफ़ान, रिश्वत। ये जो शब्द हैं वो आते हैं हमारी अरबी भाषा से। अब हम बात करते हैं फ़ारसी भाषा से कौन से शब्द आए हैं। तो फ़ारसी भाषा से आए हैं हमारे पास किताब, आदमी, चश्मा, कागज़, दीवार, नमक, आसमान, गर्दन, गुब्बारा, शहद, शरबत, प्याज, स्याही आदि बहुत सारे जो शब्द हैं जो हमने अपने हिंदी भाषा में जो है उनको लिया हुआ है। अब हम बात करते हैं पुर्तगाली से। तो पुर्तगाली से आए हैं हमारे पास बाल्टी, साबुन, चाबी, कमीज, तंबाकू, कनस्तर, गोदाम, तौलिया, अलमारी। तुर्की भाषा से आए हैं तोप, बहादुर, लाश, कैंची, बारूद, बेगम, सौगात, कुली, कुर्ता आदि शब्द जो हैं वो तुर्की भाषाओं से आए हैं। आगे है चीनी शब्द लीची, चाय, चीकू, पटाखा, तूफ़ान। फ्रांसीसी से आए हैं पुलिस, कार्टून, रेस्टोरेंट। यूनानी शब्द टेलीफोन, एटम, डेल्टा, टेलीग्राफ। इनके अतिरिक्त अन्य विदेशी भाषाओं से हैं जो अनेक शब्द हमारी जो हिंदी भाषा में प्रचलन के कारण आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं संकर, मिश्रण या मिश्रित शब्द। संकर शब्द को ही मिश्रण या मिश्रित शब्द भी कहा जाता है। जो शब्द अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द या मिश्रण शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में अनेक प्रकार के संकर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिए हैं, अगर हम अंग्रेज़ी और हिंदी की बात करें तो टिकट जो है वो अंग्रेज़ी का अक्षर है और घर हिंदी का, तो बन गया टिकट घर। कपड़ा जो है वो हिंदी का शब्द है और मिल शब्द जो है वो अंग्रेज़ी का, तो बन गया कपड़ा मिल। वर्ष जो है वो संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का, तो बन गया हमारा वर्ष गांठ। खून हमारा फारसी का है और पसीना हमारा हिंदी का शब्द है, तो बन गया खून पसीना। तेल हमारा हिंदी का शब्द है और साबुन हमारा पुर्तगाली शब्द है, तो बन गया तेल साबुन। सुरमा हमारा अरबी का शब्द है और पाउडर हमारा अंग्रेजी का शब्द है, तो बन गया सुरमा पाउडर। तो मिश्रित शब्द क्या होते हैं? जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, उनको बोलते हैं हम संकर शब्द या फिर मिश्रण या मिश्रित शब्द। अब हम बात करते हैं कि तत्सम शब्दों को कैसे पहचानें, उनके पहचानने की ट्रिक के बारे में। तो विसर्ग, विसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के आगे जो दो बिंदु लगे होते हैं उसे हम विसर्ग कहते हैं और इसका प्रयोग जो है वो केवल तत्सम शब्दों में किया जाता है। जैसे मतलब जो संस्कृत से शब्द आए हैं तत्सम शब्द उनमें किया जाता है। अतः, प्रायः, ये क्या शब्द हुए? ये हुए हमारे विसर्ग। इनके जो शब्द हैं इनके पीछे जो है वो दो बिंदु की तरह लगा होता है और जब हमने बोलते हैं तो जो साउंड आता है हमारा वो ह की साउंड करता है। जैसे अतः, प्रायः, ह की साउंड देता है। आगे हम बात करते हैं क्ष। क्ष का प्रयोग जो है वो केवल तत्सम में ही होता है, जैसे कि शिक्षा, शिक्षक, क्षत्रिय। ठीक है, आगे बात करते हैं हम रि। रि का प्रयोग भी हमारा तत्सम शब्दों में ही होता है। जिस शब्द में हमारा रि की मात्रा आ रही है उसको समझ लेना कि ये तत्सम शब्द है, जैसे श्रृंगार, मृत्तिका, घृत। आगे संयुक्ताक्षर तथा संयुक्त व्यंजन से बने शब्द तत्सम होते हैं, जैसे हस्त, प्रथम, आम, अक्षी, आश्रय।
इसके आगे है अनुनासिक का तत्सम रूप अनुस्वार होता है, जैसे कि पंचम तत्सम और 5 तद्भव। और संस्कृत में जो व वर्ण होता है वो तद्भव में व हो जाता है, यानी कि जो ब का जो है पेट कटा होता है वो व शब्द ब में जो है वो परिवर्तित हो जाता है तद्भव। जैसे पूरब, तो पूरब ऐसे लिखा जाएगा, बारिद बादल, वर्षा बरसात, विनती विनती। अब हम शब्द वर्गीकरण के दूसरे भेद के बारे में बात करते हैं, तो वो है रचना के आधार पर। तो रचना या बनावट की दृष्टि से शब्दों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है मूल और दूसरा है व्युत्पन्न। मूल शब्दों को रूढ़ भी कहते हैं और मूल शब्द के साथ कोई शब्द या शब्दांश जुड़ने से व्युत्पन्न उत्पन्न होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मूल शब्द, यानी कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं, अर्थात जो अपने में ही पूर्ण हो और दूसरों शब्दों के योग से ना बने हों, उन्हें हम रूढ़ शब्द कह सकते हैं। इस प्रकार के शब्दों के साथ ही खंड किया जा सकता है, मतलब इस प्रकार के शब्द जो हैं उनको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, जैसे कि छोटा, बल, फल, पेड़, कवि, भूमि, हाथी, पानी, नल। अगर हम बात करें फल की, तो फल को हम टुकड़ों में नहीं कह सकते, ऐसे नहीं लिख सकते फ जमा ल, पेड़ को पे जमा ड़, क जमा वी। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो कि अपने में ही कोई एक विशेष अर्थ जो है वो प्रकट करते हैं और अपने में ही पूर्ण होते हैं, जिनको लिखने के लिए किसी दूसरे शब्दों के योग यानी कि ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे बात करते हैं यौगिक शब्द। इससे पहले हम बात करते हैं कि व्युत्पन्न शब्द क्या होते हैं। तो मूल शब्द के साथ कोई शब्द अथवा शब्दांश जोड़ने से व्युत्पन्न शब्द बनते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, यौगिक और योग रूढ़। बात करते हैं यौगिक शब्द की। जो शब्द 2 शब्द व शब्दांश के मेल से बनते हैं तथा जिनके खंड करने पर प्रत्येक खंड का अर्थ निकले, अर्थात ऐसे शब्द मूल शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश जैसे कि उपसर्ग प्रत्यय लगने से बनते हैं। तो यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जो कि 2 शब्द या शब्दांश के मेल से बनते हैं और अगर इनके खंड किए जाएं तो दोनों शब्दों का ही अपने में एक अलग अलग अर्थ निकल के आता है। उदाहरण के लिए जैसे सेनापति, सेना जमा पति, तो ये क्या है, 2 अलग अलग शब्द हैं। आगे निर्बल, निर क्या है, एक शब्दांश है और बल जो है वो शब्द है, तो बन गया निर्बल। सुंदरता, तो सुंदर एक शब्द है और ता शब्दांश है, तो बन गया सुंदरता। एक उदाहरण जैसे नियमित, तो नियम एक शब्द है और इत शब्दांश है, तो ये बन गया हमारा नियमित। तो ये हमारे हो गए यौगिक शब्द। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि ये शब्द जो हैं वो उपसर्ग प्रत्यय संधि व समास से बनते हैं। तो यौगिक शब्द किस तरह से बनते हैं, उपसर्ग प्रत्यय संधि व समास से। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि यौगिक शब्दों में प्रयुक्त शब्दांशों को अलग अलग किया जा सकता है। हिंदी में कुछ यौगिक शब्द ऐसे भी हैं जो 2 भाषाओं के शब्दों से योग बने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि जो 2 भाषाओं के शब्दों से योग से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, संकर शब्द या मिश्रण शब्द, जैसे कि जिलाधीश, टिकट घर, फोटो प्रति, रेलगाड़ी, सिनेमाघर आदि। आगे हम बात करते हैं योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं परंतु सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। कैसे शब्द होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं और उनका जो एक विशेष अर्थ निकलता है
उन शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर। उदाहरण के लिए जैसे चक्रधर, चक्र जमा धर, यानी कि चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। तो चक्र और धर का जो अलग अलग अर्थ है और ये इसका जो एक अलग ही अर्थ निकालता है वो क्या होता है, विष्णु। तो चक्रधर यानी कि विष्णु। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। अन्य उदाहरण जैसे कि गजानन, गणेश जी, नीलकंठ, शिव, नीला है कंठ जिसका, शिव। निशाचर, राक्षस। जैसे लंबोदर शब्द का अर्थ हो गया लंबे पेट वाला, तो लंबे पेट वाला यानी कि गणेश जी। ठीक है, आगे हम बात करें तो अगला जो भेद है वो है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कि भोजन, ममता, क्षेत्र, दूध आदि। बात करते हैं निरर्थक शब्द, तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे पानी वानी, रोटी शाटी, चाय शाय। तो इसमें जो है पानी बानी, तो इसमें जो बानी है उसका कोई हमारा अर्थ नहीं है। रोटी शोटी, तो इसमें जो शोटी है उसका भी कोई अर्थ नहीं है। चाय शाय, तो शाय जो है वो एक निरर्थक शब्द है। अभी आगे हम देखते हैं सार्थक शब्दों के भेद। तो सार्थक शब्द जो हैं वो 6 तरह के हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुति सम विभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले हम बात करें पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान अर्थ रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, यानी कि जिनका अर्थ जो है वो समान होता है। जैसे कि अग्नि को लें, अग्नि का अर्थ आग को भी अग्नि बोलते हैं, अनल को भी अग्नि बोलते हैं, ज्वाला को भी अग्नि हम बोलते हैं। आकाश की बात करें तो अंबर को भी हम आकाश कहते हैं, आसमान को हम आकाश कहते हैं, गगन को हम आकाश कहते हैं। आँख की बात करें तो आँख को हम क्या क्या बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं, नयन बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं, लोचन बोलते हैं। तो ये कैसे शब्द हैं, समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम एक और उदाहरण ले, जैसे कि इच्छा। तो इच्छा क्या किसको बोलते हैं हम, और चाह को इच्छा बोलते हैं, लालसा हो गई, कामना हो गई, मनोरथ, अभिलाषा। तो ये क्या है, इन सबको हम इच्छा कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों के अर्थ जो हैं वो मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, पर्यायवाची शब्दों में सूक्ष्म अर्थभेद भी होता है। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ जो हैं वो मिलते जुलते होते हैं, बिल्कुल एक समान नहीं होते। इसलिए सभी पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो सकते। दो पर्यायवाची शब्दों में भी सूक्ष्म अंतर रहता है, जैसे कि पानी और जल। अगर हम बात करें गंगा जल की, तो गंगा जल को गंगा का पानी या नाली के पानी को नाली का जल नहीं कहा जा सकता। इसका प्रयोग जो है बड़ी सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं अधिक और पर्याप्त। तो अधिक क्या हो गया, अधिक को हम बोल सकते हैं आवश्यकता से ज़्यादा, और पर्याप्त को हम लेते हैं आवश्यकता के अनुसार। जैसे अनुमति, आज्ञा और आदेश, ये 3 शब्द हैं। तो अनुमति हम किस लिए लेते हैं, किसी कार्य को करने के लिए हमें अनुमति लेनी पड़ती है, और आज्ञा बड़े व्यक्ति द्वारा कुछ करने के लिए कहना, और आदेश वैधानिक अधिकार द्वारा कुछ करने के लिए कहना। तो ये 3 जो शब्द हैं इनका सभी के लिए अलग अलग अर्थ निकलता है। ठीक है, अगर हम बात करें भ्रम और संदेह में, ऐसे सुनने में तो एक ही है कि हाँ जिसको भ्रम हो गया इसको संदेह है, पर इनको भी हम कभी कभी एक नहीं समझते हैं। जैसे कि भ्रम क्या होता है, जैसे कि मिथ्या ज्ञान यानी कि अधूरा ज्ञान।
ठीक है। जैसे कि रस्सी को सांप समझ लेना। कई बार हमें क्या लगता है कि दूर से देखते हैं कि रस्सी पड़ी है, पर हमें दूर जैसे कि कोई रस्सी पड़ी है तो हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ सांप वगैरह है, तो वो क्या है, हमारा भ्रम है। और संदेह क्या है, ऐसा ज्ञान जिसमें कि अनिश्चय हो, जैसे कि सांप है या रस्सी है, मतलब निश्चित नहीं है, हम दूर से देख रहे हैं कि वो चीज़ सांप है या रस्सी है, समझ नहीं आ रहा, तो वो हमें संदेह है अभी। ठीक है। एक आता है श्रम और परिश्रम। तो जो शारीरिक मेहनत होती है उसे हम श्रम कहते हैं, और परिश्रम शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का श्रम है। ठीक है। हम बात करते हैं विलोम शब्द की। तो किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम या विपरीतार्थक कहलाता है। कुछ विलोम शब्द जैसे कि अन, अब, ना, परा भी लगाकर बनाए जाते हैं, और कुछ जो हैं वो स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि हम अ का एग्जाम्पल लें तो ज्ञान और अज्ञान। अगर अन का लें यानी कि संस्कृत अन, न के नीचे हलंत, तो आदर अनादर, एक अनेक। अगर हम अन हिंदी में लें जिसके नीचे की हलंत नहीं है, जैसे कि पढ़ अनपढ़, कहानी अनकहानी, देखी अनदेखी। अब बात करते हैं जैसे अप, तो मान का विलोम क्या होगा, अपमान। यश का अपयश, व्यय अपव्यय। बात करते हैं अव की, तो अब में कौन से एग्जाम्पल आएंगे, जैसे कि गुण अवगुण, मूल्यन अवमूल्यन। ठीक है। तो विलोम शब्द क्या है, किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं। आगे है एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द का एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे कि फल, पेड़, पुस्तक आदि। इसके आगे अनेकार्थक शब्द। हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द मिलते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कि अंबर, आकाश, वस्त्र, कर, हाथ, टैक्स, किरण, सूंड। कुल, कुल को हम बोलते हैं सब यानी कि टोटल, और कुल को बोला जाता है वंश। जैसे फल, फल का हो गया खाने वाला फल, परिणाम, छुरी का नुकीला भाग। तो ये क्या है, एक ही शब्द के जो हैं वो बहुत सारे हमारे पास अर्थ निकल के आते हैं। आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो वाक्यांशों के अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना भाषा की कुशलता मानी जाती है, क्योंकि लघुता भाषा का एक गुण है। कम शब्दों में कोई बात कह दी जाए तो भाषा अधिक प्रभावकारी हो जाती है। जैसे कि जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, मूल्यवान, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। ठीक है। आस्तिक, ईश्वर में विश्वास करने वाला। उपयुक्त, जो ऊपर कहा गया है। अक्षम्य, जिसे क्षमा न किया जा सके। अंधविश्वास, बिना सोचे विचारे हुए किया हुआ विश्वास। अलौकिक, जो इस लोक जैसा ना हो। तो ये क्या है, ये है अनेक शब्दों का एक शब्द। ठीक है। तो ये थे हमारे सार्थक शब्दों के भेद। अब हम शब्दों के वर्गीकरण के लास्ट वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं, जो है कि प्रयोग, व्याकरणिक, व्यवहार या रूपांतरण के आधार पर। तो व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, एक है विकारी और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जो शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, वह विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द
जो किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उनका जो है लिंग परिवर्तन होता है, वचन परिवर्तन होता है, कारक परिवर्तन होता है और काल परिवर्तन होता है। और इसके 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा की बात करें तो जैसे बच्चा है, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो बच्चों आदि का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम वह है एक के लिए, वे बहुत सारे, उनका, उन्होंने आदि। विशेषण मोटा मोटी, ऊंचा नीचा, ऊंचा ऊंची। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, किसी शब्द की जो है वो विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। क्रिया जैसे कोई आ रहा है तो आता है, आते हैं, आएंगे, आए थे, तो ये सारी क्या होगी, हमारी क्रिया होगी। यानी कि ये शब्द क्या कर रहे हैं, वाक्यों में प्रयोग होने के कारण जो है अपना लिंग, वचन, कारक और काल सभी को ही परिवर्तन कर लेते। सेकंड है हमारा अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारण, कारक, काल आदि के प्रयोग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग करने पर भी अपने में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे क्रिया विशेषण धीरे धीरे, बाहर, जल्दी आदि। समुच्चय बोधक किंतु, परंतु, अथवा और। संबंध बोधक से, पहले, के बाद, के साथ। विस्मयादि बोधक अरे, ओह, वाह, क्या। निपात तो, तक, भी, भर। ठीक है, तो ये हैं हमारे अभिकारी शब्द। तो आज हमने पढ़ा शब्द व्यवस्था या शब्द विचार के बारे में। शब्द किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, इसके बारे में। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।